नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेता सिंह। सुर्खियों के बाद बात खबरों की करते हैं। बीजेपी नेतृत्व की खींचतान में अब मंत्री पुत्र कूदे हैं। आपको बता दें, मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर की अमित शाह को सलाह। शाह के फेसबुक पेज पर कमेंट उन्होंने किए हैं। प्रदेशाध्यक्ष का मामला जल्दी सुलझाने की सलाह दी है। साफ सुथरा चेहरा लाने की सलाह दी है। फेसबुक पर उन्होंने लिखा है कि चयन में देरी से नुकसान होगा। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, अब प्रदेशाध्यक्ष को लेकर लगातार जो कयास लगाए दे रहे हैं, अब ये जो प्रदेशाध्यक्ष पर मोहर लगनी थी, अब इसमें काफी देरी हो रही है। अब जो खींचतान है वो साफ नजर आ रही है। बिल्कुल अनीता, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का जो है उस पर खींचतान, उस पर लंबी जो है विवाद वो इस तरह से हावी होने लगा है कि अब मंत्री के पुत्र भी जो है वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं खुलकर सोशल मीडिया पर देने लगे हैं। मंत्री पुत्र हैं अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, बीकानेर सांसद हैं। उनके पुत्र रवि शेखर जो कि एक लोक जी चलिए यहाँ पर कोशिश हम कर रहे हैं बात करने के हमारे संवाददाता के साथ। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व की खींचतान में अब मंत्री पुत्र भी कूद पड़े हैं। तो मंत्री अर्जुन मेघवाल के पुत्र रवि शेखर के अमित शाह को सलाह। यहां पर फेसबुक पेज पर उन्होंने कमेंट किया और साथ ही कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के मामले को जल्दी सुलझाना चाहिए। साफ सुथरा चेहरा लाने की सलाह यहां पर दी गई। जयपुर नगर निगम कर्मचारियों पर सख्ती। मेयर अशोक लाहौटी ने फरमान जारी करा है। ड्यूटी के दौरान ऑफिस से बाहर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी। संबंधित विंग के मुखिया से बाहर जाने की अनुमति लेनी होगी। गेट पर जमा करनी होगी अनुमति की पर्ची। कर्मचारियों के सीट से गायब रहने से नाराज है मेयर। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते। संवाददाता दीपक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दीपक, अब निगम के जो कर्मचारी हैं उन पर सख्ती से पेश आ रहे हैं मेयर। देखिए नीता, बिल्कुल हम आपको याद दिला दें कि एक बार पूर्व में भी आदेश जारी किए गए थे जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो आम जनता है वो 3 बजे बाद में नगर निगम में प्रवेश कर सकेगा। और इसके अलावा एक जो आईडी कार्ड है उसका भी चलन नगर निगम में शुरू किया गया था, जैसे जो निजी दफ्तरों में जिस तरीके का चलन होता है उसी तरीके से। लिहाजा वो उसकी पालना यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही थी और जो अधिकारी कर्मचारी वो अपनी सीट से गायब रहते थे। लिहाजा आज मेयर ने इसको लेकर बैठक बुलाई और बैठक में ताकीद किया है सभी को कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी सीट से गायब नहीं रहेगा। यदि उसे किसी वजह से, यदि निजी काम से या फिर किसी वजह से सरकारी काम से भी यदि बाहर जाना पड़ता है तो वो अपने संबंधित विंग के मुखिया को इसकी जानकारी देगा, अनुमति लेगा और एक उसके लिए स्लिप जो अपने मुखिया है उनसे लेगा और उसके बाद में वो स्लिप गेट पर जमा होगी। बाकायदा जो एंट्री और एग्जिट का जो रजिस्टर होता है उसमें वो एंट्री की जाएगी कि ये संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस काम से बाहर जा रहे हैं, वो काम का जिक्र किया जाएगा। और ये पूरे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और कुल मिलाकर ये निर्देश भी दिए गए हैं कि 3 दिन में इस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया जाए। इसके अलावा एक निर्देश ये भी जारी किया गया है कि यदि अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर, यदि 3 दिन में उसे नहीं हटाया गया तो संबंधित जोन के जो आरओ है, राजस्व अधिकारी, उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। जी दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेयर अशोक लाहौटी अब सख्त नजर आ रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों पर उन्होंने फरमान यहाँ पर जारी करा है। ड्यूटी के दौरान ऑफिस से बाहर नहीं जा सकेंगे कर्मचारी। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। सीएम राजू 4 दिवसीय पाली दौरे पर है, जहां सीएम राजू फालना पहुंची और अन्नपूर्णा रसोई वैन का शुभारंभ किया। सीएम ने खुद खाना भी चखा। साथ ही सरकारी कॉलेज के भवन का लोकार्पण किया गया। कई सड़कों का भी शुभारंभ किया गया। उसके बाद सीएम राजू ने जनता से जनसंवाद वो कर रही हैं और लोग अपनी समस्याएं सीएम के सामने रख रहे हैं। उससे पहले सीएम के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते वरिष्ठ सहयोगी सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सौरभ, अगर अभी की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रबुद्ध जन के साथ संवाद पूरा हो चुका है। अब मंडलवार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीएम राजे रूबरू हो रही हैं। प्रबुद्ध जनों ने अपनी अपनी मांगे यहाँ पर रखी हैं। ब्लड बैंक शुरू कराए जाने की मांग यहाँ पर रखी गई है। साथ ही आईसीयू शुरू कराने की बात भी रखी गई है। साथ ही इसके अलावा जवाई बांध में नर्मदा का पानी पहुंचे और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मीठा पानी मिले, इसकी बात यहाँ पर लोगों ने रखी है। साथ ही यहाँ पर ऊँटों के संरक्षण को लेकर काफ़ी काम होता है, तो इस लिहाज से यहाँ के लोगों ने
जो ऊँटों का दूध है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाने की यहाँ पर मांग रखी है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सीएम से मिले हैं, क्या कुछ बातें आप लोगों ने रखी है? हम लोगों ने सीएम साहब से जो स्कीमें है उसकी हमने बताई और स्कीमों से सब जनता संतुष्ट है और अगले में भी भाजपा आने का वादा करके आए हैं हम। भाजपा आने का आपने समस्याएं क्या रखी आप लोगों ने? समस्या तो हमारे करीब करीब सभी सोल्यूशन हो चुका है और असंभव को संभव हमारे गांडरा में सीएससी जो नॉन्स में नहीं आ रही थी तो इनके हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय के प्रयत्नों से वो सैंक्शन हो चुकी है। उससे हमें आदिवासी क्षेत्र में लोगों को इलाज के लिए बहुत ही बड़ी सुविधा मिलेगी। सीएम ने आप लोगों को क्या कहा है? क्या कुछ काम करने को कहा गया आप लोगों को? काम करने के लिए तो कहा गया, काम हुआ ही है, मगर किसानों की एक मांग है कि जो रोजड़े और सुअर की आतंक से किसानों की खेती नष्ट हो जाती है तो उसके लिए तारबंदी का अगले विधानसभा चुनाव में घोषणा कर रखी थी, मगर वो सबके लिए लागू नहीं की। कम से कम 50,000 रुपए तक सब्सिडी देकर सबको है जो तारबंदी के लिए प्रेरित किया जाए तो किसानों को बहुत कुछ फायदा होगा। सारी बातें होती रहती है मगर किसानों के लिए कोई नहीं बोलता है इस राजस्थान में और सब जगह पूरे भारत में। अभी किसानों के जिन्सों का कुछ भाव नहीं मिल रहा है। सरकार ने बता दिया 4400 रुपए में हम खरीद रहे हैं, बराबर है। बिल्कुल सही कहा। आप बताएं कि आप लोगों ने क्या बात रखी है? मैं एक किसान हूँ और मेरे जो समर्थन मूल्य में चने खरीद रहे हैं वो 1 बीघे के खाली 2 बोरी खरीद रहे थे, 1 बीघे के 4 बोरी खरीदे तब किसानों को फायदा मिलेगा। कई तरह की बातें अनीता देखिए आपके सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री भी तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही हैं और राज्य सरकार की जो योजना है उनको किस तरह से धरातल पर लाया जाए, किस तरह से आम लोगों को उसका फायदा मिले, इन तमाम बातों पर इन जनसंवाद कार्यक्रम में संवाद जारी है। जी सौरभ, वाकई में हम देख सकते हैं और आपने जिस तरह से बात की, जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने ये कहा कि जो आम जनता की समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बूस्टअप करने के लिए कहा गया? क्या कुछ मंत्र कुछ दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? ये कार्यकर्ताओं से ही जान लेते हैं। आप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है आप लोगों को? चुनाव जल्द आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं और ये रोड के जितने भी काम बाकी है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएंगे। देसूरी से लगा के पूरा 4 भुजा रोड ये नेशनल हाईवे बनाने का घोषणा किया। मुख्यमंत्री ने कोई ऐसे बात कही हो कि चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ कहा गया? जी कहा है। क्या कहा? एकजुट कर आगे बढ़ना है और काम करना है पार्टी के लिए काम करना है, ये सीएम राजे ने कहा है। तब चुनाव आ चुके हैं, इस लिहाज से अभी सभी को तैयार होकर किस प्रकार से चुनाव में जीत के लिए आगे बढ़े, ये निर्देश जो है वो सीएम राजे की ओर से कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। जी सौरभ, जिस तरह से जो कार्यकर्ता होता है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसी भी पार्टी की, और ये भाजपा पार्टी जो है ये बखूबी इस चीज को समझती है कि अगर हम बूथ लेवल पर हम हमारे कार्यकर्ता को अगर मजबूत करेंगे तो ही आगे बढ़ने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में जिस तरह से जो जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उनके साथ मुलाकात मुख्यमंत्री ने की, क्या कुछ ऐसी बहुत मेजर समस्याएं इस क्षेत्र की हैं? जैसे किसानों को लेकर मुद्दा उठा, क्या कुछ और ऐसी समस्याएं हैं जिन पर शायद अभी भी काम करना बाकी है? देखिए, यहाँ पर ऊँटों के संरक्षण पर काफी काम होता है। कहीं बाहरी जो विदेशी संस्थाएं वो भी यहाँ पर आकर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर यहाँ ऊँटों का जो दूध है वो देश भर में जाता है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज की एक मांग जो है वो कई लोगों ने यहाँ पर उठाई है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लड बैंक जो है वो बना है लेकिन कार्यरत नहीं है, तो उसको लेकर लोगों ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर कई सीएचसी है, वहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेकर बात यहाँ पर रखी गई है। जवाई बांध में किस प्रकार से नर्मदा का पानी आए, इस क्षेत्र में कैसे मीठा पानी मिले, उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर लोगों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है। कुछ कार्यकर्ता और हैं, उनसे जान लेते हैं बूथ मैनेजमेंट को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा है आप लोगों को? सीएम ने कहा है कि हर बूथ पर अपना कार्यकर्ता मजबूती से काम करेगा तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं हरा सकता। मतलब जो लोग पहले शासन कर चुके हैं ना 50 साल तक, उन्होंने इस देश को बर्बादी किया, इस राज्य को बर्बादी किया है। आज स्थिति ये 4 साल में वसुंधरा जी ने पहले 5 साल काम किया, अभी 4 साल काम किया। इन 4 सालों में भी ऐसा काम किया है जिसमें किसानों के मुंह पे रौनक आई है। और इस क्षेत्र जो ये देसूरी क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र रहा हमेशा। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं है, पूरा 100% कृषि प्रधान एरिया ही है।
तो मुख्यमंत्री से हम लोगों ने एक मांग की है कि इस एरिया में जो किसानों को प्रॉब्लम आती है फेंसिंग की, जो जंगली पशु फसलें को नष्ट कर देते हैं, इनके लिए विशेष रूप से इस एरिया में फेंसिंग की व्यवस्था हो और इस एरिया का जो युवा है या जो भी कार्यकर्ता है वो लोग, यहाँ कोई उद्योग नहीं होने के वजह से रोजगार एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठ के आया है, आवारा पशुओं का मामला यहाँ पर उठ के आ रहा है। तो इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि उनकी जो भी समस्या है उनको जल्द हल किया जाएगा। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है, कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ जनसंवाद किया, 1-to-1 इंटरेक्ट भी किया और जो कार्यकर्ता हैं उनको आने वाले चुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने की बात भी कही गई। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। प्रदेश कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष अभियान का आगाज किया है। कोटा में मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान का आगाज किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस से जुड़े सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। अभियान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, सह प्रभारी देवेंद्र यादव शामिल हुए। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता शाकिर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शाकिर, बात की जाए आज के इस अभियान की, हालांकि यहाँ पर चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, किस तरह का ऊर्जा का संचार उनमें देखने को मिला? जी बिल्कुल अनीता, आज से जो है कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव के नाम से जो सम्मेलन की आपका आगाज किया है और उसमें हड़ौती को चुना है। सीधे तौर पर बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसको मजबूत करने की बात की गई। कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उन सबका फोकस इसी बात पे रहा कि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है वो ही जो है इस पूरे चुनाव में नैया पार लगा सकता है। सीपी जोशी ने खास तौर पर जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चीजें करनी पड़ेगी। बूथ लेवल का कार्यकर्ता जब तक स्मार्ट नहीं होगा कांग्रेस की नैया पार नहीं हो सकती। तमाम जो जितने भी जो पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, जो दिग्गज नेता आए हुए थे, उन लोगों ने जो संभाग भर से कांग्रेस जन यहाँ पर पहुंचे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे आह्वान किया कि बूथ लेवल पर जो है पूरी तरह से सक्षम हो जाए, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट कमजोर माना जाता है। लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग आज यहाँ पर दी गई है, जिस तरह से आंकड़े समझा करके उनको बारीकी से बूथ मैनेजमेंट के तरीके बताए गए हैं, उसको लेकर के कोई कार्यकर्ता यहाँ से लौटा है और बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे थे। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के बूथ जितने भी बूथ हैं, करीब 4,450 बूथ है, वहाँ से कार्यकर्ता जो है उन बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं को बुलावा आया था। तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसके अलावा जो दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से सरकार पे भी, सरकार की जो कई सारे सरकार पर भी आरोप लगाए, किसानों को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, उन तमाम चीजों के साथ साथ बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को दूरी माना है और उनको उनके सम्मान के लिए भी ये बात कही कि कार्यकर्ता, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है उसका पार्टी में सम्मान होना चाहिए। वो ही जो है चुनाव में असली काम वही करता है। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से लेकर के जो स्मार्ट बनने की बात है, सोशल मीडिया की बात है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन तमाम चीजों को समझने के लिए भी जो है वहां से उनको ताकीद किया गया और उनको कहा गया कि अब क्योंकि चुनावी साल है और अगर ऐसे में बूथ मैनेजमेंट मजबूत नहीं होगा तो कांग्रेस की पार्टी जो मतदाता को बूथ तक लाने का जो काम करना है, कार्यकर्ता को जो करना है, यहाँ पर जो जीत का मंत्र है वो दिया गया, जो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो इस अभियान में शामिल हुए और एक ऊर्जा का संचार उनमें देखने को मिला और तमाम जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद रहे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कोटा में बीजेपी पर जमकर हमला किया। पायलट ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम की घोषणा में हो रही देरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का प्रदेश इसे जाना तय है और ऐसे में कोई भी बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। आश्चर्य नहीं है, हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बलि का बकरा कौन बनना चाहेगा? सब जानते हैं कि भाजपा का सफाया होने जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति समझदार होगा जो इस पद को ग्रहण करना चाहेगा। बहरहाल ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष बदलें, मुख्यमंत्री बदलें या मंत्रिमंडल में बदलाव करें, बीजेपी का जाना तय है। उनके कुकर्म से जनता परेशान है, त्रस्त है और इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आए, कांग्रेस की सरकार बने। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 50 में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 लाख का इनामी बदमाश बलराज भाटी ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ से मुठभेड़ हुई है और इसमें बलराज भाटी मारा गया है। आपको बता दें, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का मोस्ट वांटेड था बलराज भाटी। हत्या, लूट, फिरौती, डकैती जैसी दर्जनों मामलों का वांछित था।
इनकम टैक्स विभाग में हुई 2.25 करोड़ के सोने के चोरी के आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। करीब 2.25 करोड़ के सोने की चोरी की वारदात के 12 घंटे बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात का मास्टरमाइंड विभाग में ही संविदा पर काम कर रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर रविंद्र उर्फ विक्की मास्टरमाइंड निकला, जो अपने 2 साथी विकास और आशीष के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खबर जयपुर से, तेज रफ्तार कार यहां बेकाबू हो गई। मानसरोवर थाना सर्किल का यह मामला है। एक कार दूसरी कार पर चढ़ गई और इस दौरान एक बाइक सवार इस कार की चपेट में आ गया और चोटिल हुआ। कार सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं और दुर्घटना थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में मेट्रो स्टेशन सिविल लाइंस में तैनात कांस्टेबल रिंकू सैनी के खिलाफ युवती से दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले कुछ दिनों से युवती का पीछा कर रहा था और शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि कांस्टेबल रिंकू सैनी खुद शादीशुदा है और उसका 2 साल का एक लड़का भी है। वहीं रविवार को युवती को अकेला लिफ्ट में देखकर उसने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद युवती ने मेट्रो थाने में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पीड़िता की रिपोर्ट पर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। जैसे महिला ने बताया 2-3 दिन से वो परेशान कर रहा था। बाकी जो रिकॉर्डिंग देखी वैसा 2-3 दिन का कुछ नहीं था। हाँ, वो पहले से लिफ्ट में था और टॉयलेट के लिए गया था। कांस्टेबल वापस वो लिफ्ट से आ रहा था। क्या कौन है? ये कांस्टेबल हमने रिकॉर्डिंग देखी तो कांस्टेबल है रिंकू सैनी नाम से और मेट्रो में पोस्टेड है वो। उसको हमने 306/511 में गिरफ्तार किया है रात को युवती के बयान के ऊपर और अभी उसको कोर्ट में पेश करेंगे और जैसा अग्रिम कार्रवाई। रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री को सीज कर लिया है। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ट्रक, टैंकर समेत भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। करीब 4 महीने से नकली घी बनाने वाली ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। मुखबिर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रीको क्षेत्र में रोड नंबर 6 पर संचालित फैक्ट्री में दबिश दी और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उस तेल को इसको मिला के गर्म किया जाता है। उसके अंदर फिर एक एसेंस भी मिला है। वहां पे 10 लीटर एसेंस मिला जो घी बनाने के काम आता है। उस एसेंस को उसमें डालते हैं, फिर इसको गर्म करके और वहां लगी मशीनों से वो पैकिंग की जाती है। जो खाली रैपर, डब्बे वगैरह वो भी वहां सामान मिला है, वो भी हमने सीज किया है। और इस तरह से ये मिलावटी घी वहां तैयार किया जाता था। उसके बारे में हमने 3 आदमियों को नामजद किया है, जिसमें एक ओम प्रकाश, एक रामलाल और एक भवानी। ये तीनों नोखा के रहने वाले हैं। और इस तरह से अखिल भारतीय आतंकवादी मोर्चा अध्यक्ष और भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आज जोधपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के महाभियोग लाने को लेकर कपिल सिब्बल पर निशाना साधा। सिब्बल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आखिर सिब्बल कैसे महाभियोग लाने में शामिल हो सकते हैं, वह तो खुद आतंकियों की पैरवी करते आए हैं। साथ ही मानवाधिकार की पैरवी करने वालों पर भी निशाना उन्होंने साधा। पहली बात तो जिनसे इल्जाम लगाया कपिल सिब्बल ने और KS तुलसी ने इल्जाम लगाया, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर ने मेरे ऊपर बम्बों से हमला किया था यूथ कांग्रेस के ऑफिस के अंदर, जिसमें बेगुनाह नौजवान मेरे दोस्त और पब्लिक शहीद हो गई और कितने जख्मी हुए थे, मेरे सुरक्षा जवान शहीद हुए थे, उसके लिए कपिल सिब्बल और KS तुलसी ने केस क्यों लड़ा था? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। उस वक्त ये बातें कहाँ थी? बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाला, पंजाब के अंदर बसों से ट्रेनों से निकालने वाले हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने वाला देविंदर पाल सिंह भुल्लर, इनको बाहर से फंडिंग आई थी जो देविंदर पाल सिंह भुल्लर का केस लड़ा था। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इनकी ज़मीर कहाँ है, इनकी इंसानियत कहाँ है? उस आतंकवादी को फांसी से मुद्दे से इन्होंने बचा दिया, 3 आतंकवादी बचा दिए। फांसी से मुद्दे से बचाने के बाद उनको पंजाब की एक हॉस्पिटल में भेज दिया। ये इनका एडवोकेट जो है कपिल सिब्बल और इनका किरदार है। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कपिल सिब्बल और KS तुलसी मेरे से बहस करें, मैं उनको बताऊं आपके अंदर इंसानियत क्या है। चिकित्सा विभाग की ओर से मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री कालीचंद सराफ ने आज इसकी घोषणा की और कहा कि 1 मई से पूरे प्रदेश में यह अभियान चलेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है।
4,708 महिला आरोग्य समितियां और लगभग 7,22,000 सदस्यों को इसमें हम शामिल करेंगे। इस अभियान के दौरान एएनएम या आशा या बीएचएससी के सदस्यों के द्वारा घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा और बुखार, उल्टी, दस्त, लू, ताप, घात, पीलिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, टीबी आदि बीमारियों के बारे में सर्वेक्षण किया जाएगा। जयपुर में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल जैसे गंभीर मामलों की जांच की आंच में अब सब कुछ सामने आने लगा। दरअसल इस आरोप ने धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के लिए जीवन से खिलवाड़, चिकित्सा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। जांच में रिकॉर्ड्स और दावा निकला झूठा। अभी तक ये सब कई घंटों की जांच के बाद सामने आया है, जिसके बाद से जयपुर के मालपानी हॉस्पिटल में ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल का पूरा मामला और उलझ गया है। दरअसल हॉस्पिटल से दवा देने के बाद जैसे ही मरीजों को चक्कर, उल्टी, बेहोशी और पेशाब नहीं आने की शिकायत हुई, मामला तुल पकड़ने लगा और अस्पताल की स्टाफ पर सवाल तो खड़े हुए ही डॉक्टरों पर भी मरीजों के भरोसे को तार-तार करने का आरोप लगने लगा, जिसके बाद चिकित्सा मंत्री ने जांच के आदेश दिए। अब आरती मीणा जी ने कोई इसमें मैंने ये निर्देश थोड़ी दिए थे कि आप इनको दोषी ही बताना। जब जांच कमेटी बनाई है तो जांच कमेटी अपने हिसाब से रिपोर्ट देगी भाई। आई कांट कंपेल देम। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जांच चल रही है और इसकी बिल्कुल गहराई से जांच होगी और सेंट्रल टीम भी आई है, तो दोनों जांच करके फिर जो इसको रिजल्ट्स को मीट आउट करके मैंने बताया 5-7 दिल्ली से ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की 4 सदस्यीय टीम असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जयंत कुमार के नेतृत्व में जयपुर आई। जांच शुरू हुई। 1, 2, 3 10 घंटे तक गहन जांच के बाद रिकॉर्ड्स तो अधूरे मिले ही अस्पताल के संचालक की ओर से जो दावा किया गया था वह भी झूठा निकला। आइए जरा एक नजर संचालक के दावों पर डालते हैं। मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल, बिना बताए 25 लोगों पर ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल। ग्लेनमार्क कंपनी के मिले थे 38 पैकेट। 3 अलग अलग मरीजों को दी 3 पैकेट। इसी दावे के बाद जांच कर रही टीम के सदस्यों ने अस्पताल की ओर से दिए गए फोन नंबरों पर पहले तो संपर्क किया, जिसमें सभी ने दवा लेना स्वीकारा भी। लेकिन जब टीम मरीजों से मिलकर पड़ताल करने पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल जिन लोगों से फोन पर बात हुई थी वो कोई और थे। इतना ही नहीं, 2 मरीजों ने तो किसी तरह की दवा लेने से ही इनकार कर दिया। हालांकि तीसरे पते का पता नहीं लगने के कारण अभी टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। लिहाजा टीम मामले में हॉस्पिटल की ओर से भी मैन्युपुलेशन की बात मानते हुए अब चूरू के 21 मरीजों से पूछताछ करने वाली है, ताकि सब कुछ साफ और आरोपों की सही दवा हो सके। सचिन शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है उस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं। वरिष्ठ संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, अगर इस पूरे मामले की बात करें, हालांकि चिकित्सा मंत्री ने भी इसके जांच के आदेश दे दिए हैं, क्या कुछ कार्रवाई अभी और की जाएगी? किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए अनीता, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया और जो खास करके इंसानों के साथ उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ का जो आरोप लगा है वो एक जांच का विषय है। और यही वजह है कि जो इसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, वहां से दिल्ली से भी एक टीम आई है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे जो ड्रग कंट्रोल की विंग है वो, और इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी हैं एडिशनल डायरेक्टर लेवल के, वो इसकी जांच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें अब तक जिस तरह से जो मालपानी हॉस्पिटल था उसका जितना भी रिकॉर्ड था वो खंगाला गया। कल भी जो है पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक इसी में टीम जो है जुटी रही, करीब 10 से 11 घंटे का समय होने लगा। और इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। अब इसमें चूरू और जो भरतपुर से जो मरीज यहाँ आए थे, 21 मरीज जो चूरू से आए थे, विदासर गांव से, और इसके अलावा
भरतपुर से 4 लोग आए थे, तो उनसे भी जो है अब टीमें मिलेंगी अलग अलग और फिर उनसे सारा जो तथ्य है वो एकत्रित करके और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और वो सरकार को सौंपी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर अभी जांच की जा रही है, चिकित्सा मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं और जांच में रिकॉर्ड्स और दवाएं जो हैं उनका खुलासा यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। जयपुर में परशुराम यात्रा के दौरान बवाल खौर नागौरियान थानाधिकारी के साथ कल धक्का मुक्की की गई थी। भीड़ के सामने थानाधिकारी को माफी मांगनी पड़ी। माफी मांगते वक्त थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया का दर्द छलका। कहा कि ईमानदारी से काम करे अधिकारी का अपमान गलत है। राजनीतिक दबाव के चलते थानाधिकारी को माफी मांगनी पड़ी। हथियार पर रोक लगाना गलत बात नहीं। वहीं इंद्रराज ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और माफी मांगने के दौरान डीसीपी कुंवर राष्ट्रदीप भी मौजूद रहे। तो यहाँ पर आपको हम जी जानकारी दे दें कि ये जो पूरा मसला है ये कल का है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को या धार्मिक रूप से कोई ठेस पहुंचा हो। फिर भी यदि इस दौरान गलतफहमी बस या हो सकता है किसी ने बात गलत कह दी हो उसकी बस किसी को ये लगा हो कि एसएचओ ने आपकी धार्मिक भावनाओं के लिए या आपके समुदाय विशेष के लिए गलत कहा है और आपको ऐसा लग रहा है और आपका जो अंतर्मन उसको बिल्कुल मान के बैठा है कि मैंने ऐसा कहा है, तो मैं बिल्कुल निसंकोच रूप से आप सभी से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, माफी मांगता हूं और कदापि मेरे मन में इस प्रकार का भाव नहीं आएगा। लेकिन साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी ड्यूटी कर रहे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को इस तरह झुकाना नैतिक रूप से कतई सही नहीं है। ये बात मैं जरूर कहूंगा क्योंकि मेरा अंतर्मन इस बात से दुखी है कि मेरे जहन में ये बात। तो यहाँ पर आपने सुना जो नागौरियन थानाधिकारी हैं उन्होंने सबके सामने माफी मांगी, लेकिन अपनी बात भी उन्होंने रखी कि किस तरह से एक ईमानदार अफसर को अगर इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है तो वो अनैतिक है। चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। संवाददाता सतवीर राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतवीर, कहा यह जा रहा है हालांकि माफी मांगी है एसएचओ ने, उनका ये कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये माफी उनसे मंगवाई गई और जो कि अनैतिक है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो मामला सामने आया था, परशुराम जो यात्रा है वो निकल रही थी, उसके दौरान ये रैली के दौरान ये विवाद हुआ था और उसके बाद जो आक्रोशित भीड़ में थी, भीड़ ने जो नागौरियान थानाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की थी। उनका आरोप था कि जो थानाधिकारी है उन्होंने उनके साथ में अभद्र जो व्यवहार है वो यहाँ पर किया है। उसके बाद में इन्होंने जो सभी जो लोगों ने जो थाने पे जाके घेराव भी किया था, खासतौर पे जहाँ पर जो नागौरियान के एसएचओ है इंद्रराज मरोड़िया, उन्होंने खासतौर पे माफी जरूर मांगी है, लेकिन उनका ये कहना था कि वो अपनी यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे थे, किसी भी तरह का वो विवाद नहीं चाहते थे, नहीं किसी को उन्होंने अभद्र में यहाँ की बात की थी। उनका कहना यह था कि जो बात जो ये परशुराम जब यात्रा चल रही थी उस दौरान कुछ लोगों को उन्होंने मना जरूर किया था, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोला जिसके कारण से इतना विवाद होना था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने यह कहा कि उन्होंने माफी वहां पर मांगी है, क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में जो अशोक फडनामी है वो भी मौके पर पहुंच गए थे और जो डीसीपी ईस्ट है कुंवर राष्ट्रदीप वो भी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी समझाइश का जो दौर है वो लगातार चला था, लेकिन जो थानाधिकारी है इंद्रराज मरोड़िया, उन्होंने कहा यही कहना था वो माफी यहाँ पर मांग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा पुलिस के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा जो कार्य है वो जनता के लिए करते हैं। किसी भी तरह का वो विवाद नहीं करना चाहते थे और जो विवाद अगर सामने हुआ है, किसी को ठेस यहाँ पर पहुंची है, इसी के कारण उन्होंने सभी लोगों के सामने जो हाथ जोड़ के यहाँ पर माफी भी मांगी थी। और ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ था, ये परशुराम जो यात्रा थी उस दौरान जब रैली निकल रही थी उस दौरान का पूरा घटनाक्रम हुआ था। जी सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ जयपुर में परशुराम यात्रा के दौरान जो बवाल हुआ उसे लेकर खौर नागौरियन थानाधिकारी के साथ धक्का मुक्की भी हुई। भीड़ के सामने थानाधिकारी को माफी भी उसके बाद मांगनी पड़ी।